वेलकम टू CSS लाइब्रेरी। आज हम पढ़ेंगे OIC की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, रोल, इसके कंट्रीज़ कौन कौन से आ जाते हैं, ऑर्गन्स कौन से हैं और इसके फेलियर के काजेस कौन से हैं और कैसे OIC को और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अभी इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इसका नाम था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 25 सितंबर 1969 को क़याम में आई। इसको बने हुए 53 साल हो गए। इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं 57, उसमें 48 जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों बनी? इसमें द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड मतलब जो भी सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें सारे मुसलमान रहते हैं, जो इस्लाम रिलीजन को, इस्लाम के दीन को फॉलो करते हैं, वो सब हैं मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, उसमें पूरा हमारा मिडिल ईस्ट आ जाता है, उसके अलावा अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज़ आ जाते हैं, साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज़ आ जाते हैं, साउथ अमेरिका के 2 कंट्रीज़ गुआना, सूरीनाम वगैरह ये आ जाते हैं कुछ, और उसके अलावा यूरोप में अल्बानिया, कोसोवो, उसके अलावा हमारे साउथ एशिया के कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो ये सारे हैं मुस्लिम वर्ल्ड। तो कलेक्टिव वॉइस यानी सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो भी मुसलमानों के साथ इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन ने वाकई में इतना काम किया है कि ये सारे जो इश्यूज़ मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आ रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ आ रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में क्या ये कामयाब रही है कि नहीं रही। ठीक है, सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, यानी इंटरेस्ट जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ के वो हमने प्रोटेक्ट करने, सेफगार्ड करने, उनके राइट्स जो हैं जहाँ जहाँ पे उनके राइट्स की वॉयलेशन हो रही है हमें वो प्रोटेक्ट करने, ऐसे प्रोटेक्ट करें कि इंटरनेशनल पीस और हार्मनी जो है वो बरकरार रखे, यानी ग्लोबली कोई भी मसले, कोई भी दंगे फसाद जो है वो क्रिएट नहीं हो। ठीक है, जो इस्लामोफोबिया एक अभी इतना इमर्ज हुआ है, इतना पीक पर है, वो रिड्यूस करने के लिए, उसको कॉन्डेम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। पैलेस्टाइन इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसका भी सारा बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1.95 बिलियंस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया के पॉपुलेशन में 1.95 बिलियन इसका पार्ट है। तो कितना इम्पोर्टेंट एक ये ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म है कि इतनी तकरीबन जो है 2 बिलियन तक जो है वो आबादी इसी मुस्लिम कंट्रीज़ में 57 कंट्रीज़ जो हैं इसी में आ रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरब में, और इसकी कंबाइंड GDP जो है वो 9.9 ट्रिलियन। कंबाइंड GDP जो है वो तकरीबन बहुत कम है मेरे ख्याल से। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें तो उसमें हैं 27 कंट्रीज़, और उसके लिहाज से उसकी GDP नॉमिनल GDP 17 ट्रिलियन प्लस तक जाती है। और लेकिन इसकी कंबाइंड GDP अगर हम देखें OIC की तो वो 9.9 ट्रिलियन, ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं अभी हुसैन इब्राहिम ताहा। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम जाते हैं इसके बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड इसका क्या है कि 21 अगस्त 1969 अल अक्सा मस्जिद जेरूशलम में वहाँ पर आग लगा दी। किसने लगाई? ऑब्वियसली वहाँ पर जो ट्रूप्स वगैरह हैं, जो इसराइल्स के ट्रूप्स हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ जो पार्ट था वो तबाह कर लिया, डिस्ट्रॉय कर लिया अल अक्सा मस्जिद का। अब अल अक्सा हमारे यहाँ पे कितनी उसकी रेस्पेक्ट है। हमारा पहला किबला जो है वो अल अक्सा है। तो ये मजाक बात नहीं है कि आप एक इतनी हमारा जो होली प्लेस है, होली साइट है, वो इतनी हमारे लिए दिल में हमारे लिए उसके है मोहब्बत है, प्यार है, और आप उसको ऐसे ही जला रहे हैं। जबकि इतने बड़े बड़े यहाँ पर UN है, यहाँ पर और भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो किसके लिए हैं वो ये नहीं देख रही। खैर, वहाँ पर इन्होंने आग लगा दी। तो उसकी वजह से फिर 24 मुस्लिम्स मेजॉरिटी के जो कंट्रीज़ के जो मुसलमान थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो जमा हुए मोरक्को में। मोरक्को अफ्रीका का एक कंट्री है, रबत उसका कैपिटल है। तो वहाँ पर जमा हुए, फिर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की कि अब हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर मुस्लिम उम्मा के लिए एक कलेक्टिव वॉइस के तौर पर
उनके हकूक़ के लिए हम बात करें, उनके पॉलिटिकल, इनके सोशल, इनके इकोनॉमिक हकूक़ के लिए हम लोग बात करें। जहाँ पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ पर भी हमारी होली साइट्स को खतरा हो, तो वहाँ पर जाकर हम लोग वो रिजॉल्व कर सकें, हम लोग अपने लिए बात कर सकें, ठीक है। तो ये सारे क्योंकि वर्ल्ड वार वन हुई थी, उसमें जो थी हमारी ओटोमन एम्पायर, वो तबाह हो गई, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो फिर जब वो थी, फिर हमारे लिए एक था इंस्टीट्यूशन टाइप था जो हमारे लिए मुस्लिम दुनिया के लिए बात कर सकता था, ठीक है। तो एक हमारे लिए अभी भी एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी कि जो हमारे लिए ज़रूरी था, लेकिन अफसोस कि ये इंस्टीट्यूशन अब बिल्कुल फेल हो चुका है। उसके 6 महीने के बाद, यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया है, आई एम सॉरी, उसके 6 महीने के बाद 1970 में, ठीक है, 1970 में फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुई जिद्दा में, ठीक है। जिद्दा में फर्स्ट फॉरेन कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद वहाँ पे बताया गया था कि एक इंस्टीट्यूशन बनेगा। उसके बाद 1972 में अब एक तकरीबन कम्प्लीटली एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हमारी तैयार होकर बन के खड़ी हो गई, ठीक है। और 5 अगस्त 1990 को, ठीक है, 45 मिनिस्टर्स ऑफ OIC एडोप्टेड द कायरो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम फॉर शरिया एंड इट्स रूल्स रेगुलेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कायरो इजिप्ट में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ हमारा ह्यूमन राइट्स के लिए। ऑफकोर्स हमारा जो पहला चार्टर जो है वो तो मिसा के मदीना हमें तो पहले मिल गया था, लेकिन उसी के तर्ज पे हमें कैसे इस्लाम के हिसाब से, अपनी शरिया के हिसाब से अपना कंट्रीज़ को रन करना है और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन जो है इस चार्टर में हमारे रख लिए गए। पर मार्च 2008 में थोड़ा इसको रिवाइज किया गया और उसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स के ऊपर थोड़ा उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद 2011 28 जून 38 कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुई और अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका नाम जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उससे चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रख दिया गया, ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो सारे ग्रीन पार्ट्स हैं, ये हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो OIC का पार्ट हैं, ठीक है। ये आप सारे देख सकते हैं। इसमें जो है पैलेस्टाइन, उसको ऐड नहीं किया गया क्योंकि वो बतौर UN का मेंबर जो है वो अभी तक एक्सेप्टेड नहीं हुआ, उसको मेंबरशिप नहीं मिली। 2 कंट्रीज़ यहाँ से हैं और ये अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, कुछ मिडिल ईस्ट से हैं और एशिया से हैं और ये साउथ ईस्ट एशिया से भी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एशिया से कितने, एशिया से 27 हैं, अफ्रीका से 27, साउथ अमेरिका से 2, यूरोप से 1 जो है वो अल्बानिया है, और साउथ अमेरिका से 2, एक सुरीनाम, एक गुआना मेरे ख्याल से ये सब टाइप का कोई नाम है। उसके बाद वेस्ट अफ्रीका से 12, नॉर्थ अमेरिका से 10 और ईस्ट अफ्रीका से 5, ठीक है। उसके बाद कॉक्सस स्टेट्स जो हैं 3 में से 1 जो है वो इसका पार्ट है, आई थिंक अजरबैजान इसका पार्ट है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया से 3 कंट्रीज़ हैं और उसके बाद साउथ एशिया से 4 कंट्रीज़ हैं। इसमें होंगे इंडोनेशिया होगा, मलेशिया होगा और ब्रुनई होगा, आई थिंक। और इसके बाद साउथ एशिया से आई थिंक पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और मालदीव्स वगैरह। तो सेंट्रल एशिया में से 5 हैं जो हैं उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़। और मिडिल ईस्ट से 14 हैं, जो कि आपको पता है कि सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट तो पूरा मुस्लिम कंट्रीज़ है, उसमें है सऊदी अरबिया, कुवैत, यमन, ओमान, ये सारे कंट्रीज़ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। इसके 3 ऑर्गन्स है और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट जो इसका ऑर्गन है वो है इस्लामिक सुमित, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट है और ये 3 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है, हर 3 साल के बाद एक मीटिंग होती है, और लास्ट जो हुई थी वो 2019 मक्का में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है, वो हर साल होती है। उसका 48 सेशन 22 मार्च 2022 को हुआ था और 49 सेशन उसका पाकिस्तान में हुआ था अभी, ठीक है, 2023 में। उसके बाद तीसरा इसका ऑर्गन है, इसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं और डिस्कस करते हैं हर साल इश्यूज़ को, कश्मीर के, पैलेस्टाइन के, हर साल अपने इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है इमरजेंसी मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। इसमें जो सडनली कोई कॉज आ जाता है, सडनली कोई इंसिडेंट हो रहा होता है या सडनली कोई इतनी इमरजेंसी हो रही होती है कि हमें जल्दी से कोई मीटिंग कंडक्ट करनी होती है और उसके बाद कोई डिसीजंस लेने होते हैं। जिसके 2021 में ट्रूप्स जो थे US के वो यहाँ से हटने थे, अफ़गानिस्तान से रिमूव करने थे। तो मीटिंग्स हुई थी अफ़गानिस्तान में OIC की, फिर पाकिस्तान में मीटिंग्स हुई थी कि कैसे ये सारा गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए और किसकी नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा यहाँ पे डिस्कशन होता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए, ये इसके
होते हैं ऑर्गन्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स में है कि हम कोऑपरेशन को मेंटेन करेंगे और यूनिटी जो है मुस्लिम कंट्रीज़ की उसको हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। यूनिटी का मतलब सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एक यूनाइट हो जब भी कोई कॉज आए, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। अब अगर हम देखें तो OIC जो है वो उसका हेडक्वार्टर है जिद्दा में, सऊदीया में, ठीक है। और ये बना OIC किसके लिए? पैलेस्टाइन कोज के लिए, ठीक है। पैलेस्टाइन कोज के लिए OIC बना है, और पैलेस्टाइन का खुला दुश्मन कौन है? इसराइल है, ठीक है। और इसराइल का खुला दोस्त कौन है? वो है USA। अब सबको पता है कि US और सऊदीया ये दोनों अलायंस में हैं, ठीक है। और OIC का हेडक्वार्टर सऊदीया में है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो प्योरली बनी ही पैलेस्टाइन कोज के लिए है, और जो इसके बनाने वाले हैं वो ही US के अलाय हैं, वो ही समझो इसराइल के अलाय हैं, तो क्या वो पैलेस्टाइन का इशू कभी रिजोल्व हो सकता है? ऑफ कोर्स वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हम लोग वेस्ट से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए, जब तक हम लोग उनसे अपने डिसीजंस में उनको फॉलो नहीं करें, जब तक हम उनसे अलायंस ख़त्म नहीं कर दें, और जब तक हम लोग यूनाइट नहीं हो जाएं, तब तक हम लोग पैलेस्टाइन के लिए, कश्मीर के लिए, किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट मुस्लिम राइट्स, इसमें है कि प्रोटेक्ट करेंगे मुस्लिम राइट्स को, प्रोटेक्ट करेंगे होली साइट्स को, ठीक है। और कोऑपरेट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक में, और पॉलिटिकल एरियाज़ में। अब पॉलिटिकल एरियाज़ में कहाँ से कोऑपरेशन होगी? अभी हमने देखा, अभी जाके सऊदीया और ईरान की हुई है, सऊदीया और ईरान की अभी जाकर जो रिलेशंस हैं वो बहाल हुए हैं, ठीक है। उससे पहले वो भी चाइना की ब्रोकरिंग से हुए हैं। उससे पहले सऊदीया और ईरान जो थे वो कितने प्रॉक्सीज में थे। तो क्या पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकते थे? बिल्कुल नहीं हो सकते थे, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांसमेंट आती है? कुछ कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल इकोनॉमिकली डाउन है, और कुछ जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिकली हाई हैं, और वो जो इकोनॉमिकली हाई हैं वो हैं प्रो वेस्ट, जैसे कि सऊदीया हम देख लें, ठीक है। और जो बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में बिल्कुल ख़त्म है, वो कौन है? वो हमारे हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं। तो किसी के पास रिसोर्सेज हैं और किसी के पास जो है वो इकोनॉमी है, तो दोनों को मिल के काम करना चाहिए, लेकिन सब जो हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं। अपहोल्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसका क्या मोटो एक है कि पीस और सिक्योरिटी जो है उसको हम लोगों ने मेंटेन करना है, उसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है, उसको हम लोगों ने प्रमोट करना है, ठीक है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी तब मेंटेन होगी जब उनके अपने जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। यमन में आप देख लें, लीबिया में देख लें, सीरिया की कंडीशंस हम देख लें, पीस वहाँ का ख़त्म हो गया है, टेररिज्म वहाँ पर एक्सट्रीम पर जा चुका है, ठीक है। और ये सब किसकी बदौलत है? वेस्ट की बदौलत है, नेटो की बदौलत है, उनके अलाइंसेस की बदौलत है। तो अगर आज OIC ने कुछ काम किया होता अपने इन कंट्रीज़ के लिए, तो इंटरनेशनल पीस पर भी कोई अभी सवाल नहीं उठ रहा होता, और इनकी अपनी जो OIC की है रेपुटेशन है उस पर भी सवाल नहीं उठ रहा होता। टू कॉम्बैक्ट इस्लामोफोबिया, अब इसका एक और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है कि इस्लामोफोबिया का। अब अगर हम देख लें कि कैसे स्वीडन, कैसे फ्रांस जो है वो हमारे यहाँ पे कुरान पाक की बेहरमती करते हैं, अभी तक OIC ने कोई एक्शन नहीं उठाया, ठीक है। इंडिया वाले जो क़यामत जैसा सलूक कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, या वहाँ पर जो माइनॉरिटी है मुस्लिम्स उनके साथ है, और भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स तो छोड़े, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी और दूसरी उनकी जो अपनी हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ही वो बहुत बुरा सलूक करें। सपोर्ट पैलेस्टाइन कश्मीर को, जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑफकोर्स अगर उनके ऊपर काम किया जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और हम ये एक बहुत कामयाब ऑर्गेनाइजेशन साबित हो सकती है। लेकिन अभी तक इसने ना किसी चीज़ के लिए काम नहीं किया, ना पैलेस्टाइन ना कश्मीर, किसी भी कॉज के लिए नहीं, ठीक है। और इसका रोल क्या है? सबसे पहले इसका रोल हम देखें तो सबसे पहले इसका अपना सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रोल हम बाद में देखेंगे, पहले अपना इसका सर्वाइवल तो हो। तो सबसे पहले अचीवमेंट इसका क्या है कि ये सर्वाइव कर रही है। ये इसके लिए अभी हमारे लिए इसका रोल यही बहुत है कि ये शुक्र है कि सर्वाइव कर रही है, जैसे हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के हालात हैं ये सर्वाइव कर रही है। फिर जो कायरो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था वो इन्होंने रिवाइज करके यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर इन्होंने फॉलो करना शुरू किया। ये भी एक चलो एक अच्छा स्टेप है।
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, बेहतर काम किया। अफगानिस्तान वगैरह में भी अगर हम देखें, यमन में देखें तो इनका काफ़ी काम है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी इन्होंने थोड़ा बहुत किया है, जैसे ट्रूप्स को निकालना यूएस के, अभी जो पीस प्रोसेस सारा हुआ था उसके लिए इसने ओआईसी ने काफ़ी काम किया है, ठीक है। लेकिन बाकी जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए। फेलर ऑफ ओआईसी अगर हम देखें तो किस चीज़ में है? टेररिज्म। अभी हम देखें टेररिज्म एक्सट्रीम पर है। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया जो है वो इतना इमर्ज हो चुका है, इतना टेररिज्म जो है वो इमर्ज हो चुका है। वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ में हुआ है, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट में। अगर हम देखें उनकी कंडीशंस फिर भी काफ़ी बेहतर हैं। अलकायदा, आईएसआईएस, ये सारे हमारे अपनी कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक्सट्रीमिज़म इतना एक्सट्रीम पर जा चुका है। सेक्शनल डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे इतने आ चुके हैं। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सऊदी में देखें, ईरान में देखें, इवन पाकिस्तान में देखें कितने हो रहे हैं। कोई इवन यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो इसके ऊपर बेस करती है, सेक्शनल डिफरेंसेस के ऊपर हमारी सारी पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये सारी जो डिसहार्मनी है पूरे हमारे रीजन को डिस्टर्ब कर रही है, हमारे फिर ये पूरे ग्लोबल पीस को डिसहार्मनी में लेकर आ जाते हैं। तो ओआईसी का ऑफ कोर्स यहाँ पे भी फेलर है। फिर सीरिया, यमन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान में हम देख लें। अफगानिस्तान में 2001 में वार ऑन टेरर हुआ, नेटो ने अपने जो ट्रूप्स जो थे वो डिप्लॉय किए, ओआईसी वहाँ पर भी खामोश रहा। इराक में अगर हम देख लें, इराक कुवैत जो वार हुई थी 1990s में, ईरान इराक वार में जो इराक के साथ हुआ, जो इराक की वार में ईरान के साथ हुआ, वो भी हम देखेंगे 80 से 88 तक जो इराक ने ईरान के साथ किया, ठीक है। यूएस ने इराक का भरपूर साथ दिया, पूरे इसको इराक को सपोर्ट प्रोवाइड की, इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए ईरान इराक वार में। ओआईसी उस पर खामोश रहा। उसके बाद इराक और कुवैत की वार रही, ठीक है। उसके बाद उसी यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया, नेटो के ट्रूप्स डिप्लॉय किए, ठीक है। उसके ऊपर ओआईसी खामोश, ठीक है। उसके बाद 2003 में हम अगर देखें, 2003 में भी फिर से इराक में इन्वेजन की, और वो किस वजह से की कि हमने जब ईरान और इराक की वॉर की थी तो हमने इक्विपमेंट्स डिप्लॉय किए थे। तो अभी तक वो इक्विपमेंट्स वहाँ पे होंगे, तो हमने जाना है और वहाँ पर हम लोगों ने पीस को प्रमोट करना है, और वो इक्विपमेंट्स जो है वो हम लोगों ने वहाँ से डिप्लॉय करने, वहाँ से हटाने, ठीक है। तो जबकि आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने बता दिया कि वहाँ पर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, वहाँ पर कोई यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं हो रही, वहाँ पर कोई मटेरियल वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई वहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा। फिर भी जब रशिया ने अगेंस्ट इसके कंडेम किया, चाइना ने कंडेम किया, फिर भी यूएस ने वहाँ पर अपने 10,000 ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय किए 2003 की वॉर में, और वहाँ को तबाह कर दिया। यमन में आप देखें 2011 के बाद से इतने बुरे हालात वहाँ पर, सिविल वार वहाँ पे चल रही है, तबाह कर दिया यमन को। सीरिया को अगर हम देखें, सीरिया को तबाह कर दिया 2012 से, सीरिया को ओआईसी से ही निकाल दिया। तो देखें कि कितना कोई रोल नहीं है ओआईसी का, कहीं पर कोई काम नहीं किया ओआईसी ने। किया होगा लेकिन ना करने के बराबर है, फेलर है ओआईसी इसमें। योम कपूर वार जो अरब और इसराइल वार हुई थी, 4th अरब इसराइल वार जो हुई थी, उसको योम कपूर वार भी बोलते हैं, जो इसराइल के अगेंस्ट की थी पूरे अरब ने। और वहाँ पर फेलर था ये भी हमारा कि हमने कोई सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की अरब कंट्रीज़ को, तो इसराइल वहाँ पर भी जीत गया, और कोई ओआईसी ने वहाँ पर उसके बाद आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। उसके बाद ईरान इराक वार तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अफगानिस्तान वार जहाँ पे अमेरिका ने इन्वेजन की और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन और टेररिज्म को एक्सट्रीम कर दिया और वहाँ के हालात और तबाह कर दिए। गल्फ़ वार जो इराक और कुवैत की वार हुई थी, वहाँ पर भी इराक को पहले सपोर्ट किया ईरान इराक वार में, और उसके बाद इराक और कुवैत वार में उसी इराक के अगेंस्ट। उसके बाद सीरियन सिविल वार ख़त्म कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया। उसके बाद अब ये प्योरली बनी है पैलेस्टाइन कॉज के लिए, कोई काम नहीं किया पैलेस्टाइन के लिए, कोई काम नहीं किया यूगर्स के मुसलमानों के लिए जो चाइना में जुल्म हो रहा है, रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, ठीक है। तबाह बर्बाद है मुसलमान। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के ऊपर अगर हम कोई काम देखें, अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की वजह से सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से
बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा है। तो ये भी ओआईसी में डिस्कस करना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पेक्ट्स जो है वो हमें अपने कंट्रीज़ में नज़र आते हैं। सीरिया और तुर्की का भी अगर हम इंसिडेंट देख लें, कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है, कोई सीरिया को सपोर्ट नहीं किया, कोई तुर्की को सपोर्ट नहीं इतना किया गया दुनिया की तरफ से। तो ये सारे इम्पेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन हमारे अपने कंट्रीज़ में फ्लड इतना बड़ा अभी आया तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ओआईसी ने भी इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसराइल की हेजमनी देखें तो पूरे इसराइल का अब आप एरिया देखें कितना सा है इसराइल, लेकिन अपने इक्विपमेंट्स की वजह से, यूएस की सपोर्ट की वजह से, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज़ की वजह से आज वो पूरे अरब, पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर एक हेजमन बन के खड़ा हो गया है। तो ये हमारा अपना फेलर है। अगर हम आज इकोनॉमिकली एडवांस्ड होते और पॉलिटिकली अगर हम लोग सब साथ होते तो आज ना इसराइल इतना होता, ना ही वेस्टर्न हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे होते। कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, ओआईसी को एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जैसे कि दूसरी बनी है। उससे हम लोगों के लिए अपना फ़ायदा है कि हमारे लिए आसानियाँ होंगी, हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व होंगे, और हमारे हमारे मुस्लिम्स कंट्रीज़ जो है उस पर मोहब्बत बढ़ेगी, हमारे रिलीजन की एक्सपेंशन वगैरह होगी। कैसे कि हम एशियान को और यूरोपियन यूनियन को देखें, उनका मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए कि कैसे वो लोग एक साथ हैं, कैसे उन्होंने इकट्ठे होकर काम किया है, कैसे उन्होंने इकोनॉमिकली अपने कंट्रीज़ को एडवांस किया, इकोनॉमिकली वो लोग साथ हैं, पॉलिटिकली वो लोग साथ हैं, सोशली, कल्चरली, जबकि हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ एक जैसा है। तो हम लोगों को इतनी मुश्किल नहीं हो अगर हम लोग उनके मॉडल्स के ऊपर फॉलो करें, या हम लोग उनकी तरह काम करने की कोशिश करें जैसे वो लोग काम करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिकली फंडिंग होनी चाहिए जो कंट्रीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदीया हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ को मिलकर इकोनॉमिकली फंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, जिनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, जिनके पास इकोनॉमिकली एडवांसमेंट है उनको फंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, जिनके पास आइडियाज़ है वो अपने आइडियाज़ को लाकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाएं। ठीक है, तो सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी अपनी तरफ से मीडिएट करने की कोशिश करें। जो कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जो प्रॉक्सी वार होती हैं, जैसे अभी तो सऊदी और ईरान का मसला सॉर्ट आउट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, लेकिन उससे पहले उसके अलावा यमन का मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गया है। सऊदिया ने अब वहाँ पर जो तबाही कर रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म करने का उसने कह दिया है। तो अगर वहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अब ऐसे अराइज होते हैं जैसे सऊदी और ईरान में प्रॉक्सीज अराइज हुई, तो अब उसको कम करने की कोशिश है। ठीक है, अब एक साथ काम करने की ज़रूरत है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने की ज़रूरत है। अपनी सब मिलकर सपोर्ट करें, इकोनॉमिकली, रिसोर्सेज वाइज, पॉलिटिकली, सोशली। जैसे कुरान पाक की बेहरमती होती है तो सब लोग मिलके आगे आएँ। ठीक है, कहीं पर कोई अर्थक्वेक आता है तो सब लोग मिलके वहाँ पर काम करें। ठीक है, कहीं पर कोई जर्नलिस्ट हमारा शहीद हो जाता है, कोई मार देता है, तो सब लोग मिलके उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग जो है ओआईसी को दोबारा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस।